जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी एग्जैक्टली हेपेटाइटिस सी के हवाले से, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग जो हैं हेपेटाइटिस सी का भी शिकार होते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान में हर साल 25 शहरी हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं और इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर मंसूर हुसैन साहब, जो मैदे और जिगर के हवाले से एक्सपर्ट हैं। इनसे हम बात करेंगे। इंडस हॉस्पिटल में ये हेड भी हैं इसी हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, ये हेपेटाइटिस सी पहले तो बताइएगा ये है क्या? एक्चुअली जो हेपेटाइटिस सी है बेसिकली एक वायरस है। जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस तो होते हैं, तो इस तरह से हेपेटाइटिस सी भी एक वायरस है जो कि मुतासरा खून से जिगर में पहुंचता है, और अगर जिगर में पहुंचने के बाद अगर लंबे अरसे तक वहां पे पड़ा रहता है और उसका कोई फौरी तौर पे इलाज नहीं होता तो आगे जाके जिगर को ख़राब कर सकता है, और जिगर ख़राब होने की सूरत में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसकी वजह से इसे हम कहते हैं कि इसका ट्रीट करना वक्त पे तशख़ीस करना ज़रूरी होता है। अच्छा जी, अच्छा ये बताइए कि इसके अलामात क्या होते हैं? अच्छा, इनिशियली तो इसकी कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अलामात नहीं है। अगर किसी को फौरी तौर पे कोई इन्फेक्शन हो तो कोई अलामात नहीं होती अक्सर लोगों में, लेकिन कभी कभार मतली का होना, थकावट, कमज़ोरी, सुस्ती का होना, ये इनिशियली अलामात होती हैं। क्योंकि कोई अलामात नहीं होती तो इस वजह से इसकी तशख़ीस भी नहीं हो ये तो पाती। बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। जैसे हेपेटाइटिस ए है, उसका भी पहले तो ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार चढ़ता है, जी तो फिर पता चलता है जी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आँखें जो हैं वो पीली होना शुरू हुई। इसमें भी तकरीबन ए और सी तकरीबन एक ही तरह का नहीं, होता है? देखिए नहीं। ए जो हेपेटाइटिस होता है वो अक्यूट होता है, जैसे आपने जिक्र किया कि उल्टी, मतली, बुखार, यरकान वगैरह फ़ौरन हो से आ जाना जाता है, फ़ौरन से हाँ। आ जाते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस सी में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जिनमें ये अलामत हो सकती हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इस साइलेंट किलर क्या? जी, यू कैन से इट्स अ साइलेंट किलर वेरी अंटिल डेंजरस। अनलेस यू हाँ, चेक द हेपेटाइटिस सी। अच्छा। जब तक आप उसकी स्क्रीनिंग नहीं कराते आपको पता नहीं ओह चलता। माय हाँ, कुछ गॉड! केसेस होते हैं जिनमें खुशकिस्मती से लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं, उनका टेस्ट हो जाता है तो पता चल जाता है। अदरवाइज़ बहुत लेट स्टेज में जाके पता चलता है जब ये एडवांस स्टेज पे पहुंच जाता है और कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो और जब जाते हैं। जो है ये लिवर कितना डैमेज कर चुका होता है उस वक़्त तक? देखिए उस वक्त तो तकरीबन लिवर को कम्प्लीटली डैमेज कर चुका होता है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो चुकी होती हैं उस वक्त। उन कॉम्प्लिकेशन में जैसे पेट में पानी का आ जाना, बेहोश गुनूदगी का आ जाना, काले पखाने, खून की उल्टी का हो जाना, गुर्दे की ख़राबी और खुदा न खास्ता कैंसर का डेवलप हो तो जाना। इसके लिए टेस्ट क्या करवाना चाहिए? एलएफटी एक पहले करा लें? LFT ज़रूरी नहीं है आपका उसमें कि उसमें कोई ख़राबी आए, लेकिन उसका एक्सक्यूज़ मी, उसमें बेसिकली एक छोटा टेस्ट होता है जिसे एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं, तो वो हम रिकमेंड करते हैं कि वो टेस्ट करा ली जाए। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है, छोटा टेस्ट, तो उसको फिर हम कंफर्म करने के लिए एक बड़ा टेस्ट जिसे PCR का टेस्ट कहा जाता है वो फिर हम करा के देखते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसका इलाज करते हैं, और अगर पॉजिटिव नहीं आता तो इसका मतलब ये होता है कि कभी किसी ज़माने में हेपेटाइटिस सी हुआ होगा जो कि बॉडी ने खुद ही उसको निकाल दिया, ट्रीट कर दिया, तो उस वक्त उसकी अच्छा, ज़रूरत ये नहीं भी होती। हो जाता जी, है। ऐसा हो अच्छा। सकता है अच्छा, बिल्कुल। बेसिकली आपने ये कहा कि ये लगता है एक दूसरे से, तो क्या ये खाने में भी मौजूद हो? जिस तरह हेपेटाइटिस ए का कहते हैं कि अगर खाना कहीं से ख़राब खा लिया जहाँ पे जरासीम होंगे तो फिर लग सकता है, तो क्या इसकी भी यही अलामात है? क्या ये भी, ये मतलब अलामात कह रही हूँ, इसका भी यही लगने का एक है कि ज़रिया? नहीं। नहीं, ये हेपेटाइटिस ए और ई तो इस तरह से फैल सकते हैं, लेकिन जो हेपेटाइटिस सी और बी जो होता है ना, वो इस तरह से नहीं फैलते। हेपेटाइटिस सी कॉमनली मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, जो ज़्यादातर लोगों में जो मुतासरा खून होता है उसके इंतकाल से फैलता है। उसमें अच्छा, ओके। मुतासरा खून जो प्रॉपर स्क्रीन ना किया गया हो उससे फैल सकता है। जो सरिंजेस यूज़ होती हैं उसका मल्टीपल इस्तेमाल, एक दो तीन दफ़ा अक्सर जो जी, जी। लोगों करते हैं। दूसरी चीज़ जो जर्राही के आलात हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो उनको प्रॉपर स्टरलाइज नहीं नहीं किया किया हुआ। जाता, तो उनसे फैल सकता है। तो ये खून के ज़रिए जो है ना ज़्यादातर ये ज़्यादातर। मेजॉरिटी, कुछ लोग होते हैं जिनसे जिनसी ताल्लुकात से भी, लेकिन वो बहुत कम बहुत रेयर केसेस होता है, होते हैं। जी लेकिन ज़्यादातर आपने कहा कि ये ब्लड जी, से जो ब्लड है ना बॉन्ड डिजीज़ है। ये आप जो है एक इंसान से दूसरे इंसान को लग जी सकता हाँ। है। हेपेटाइटिस बी का भी कोई ऐसा ही होता है कि बहुत अरसे बाद पता चलता है, या वो भी? तो दोनों मिलते जुलते वायरसेस हैं, उनका भी ऐसा ही होता है। और लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हेपेटाइटिस सी का आजकल अच्छा इलाज मौजूद है। हेपेटाइटिस सी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है अगर बर वक्त तशख़ीस किया जाए और जी, जी, इलाज किया जी। जाए, लेकिन हेपेटाइटिस बी का कोई
कंप्लीट क्योर, कंप्लीट क्योर ट्रीटमेंट नहीं नहीं है। है, ओके। मिसाल के तौर पे अगर 100 लोगों में हेपेटाइटिस बी हुआ है तो सिर्फ 1 या 2% लोगों में या तो ख़ुद ख़त्म होता है या दवाई से, बाकी 98-99% लोगों में ये ख़त्म नहीं होता और ज़िंदगी भर रहता अच्छा, है। इसमें कोई इंजेक्शंस वगैरह होते हैं, मेडिकेशन होती है जो जिससे क्योर होता है हेपेटाइटिस सी का अच्छा, इलाज? हेपेटाइटिस सी क्योर के लिए इनिशियली 10-11 साल पहले तो इंजेक्टेबल्स हुआ करते थे, टीके लगते थे पेट में और बहुत सख्त जी टीके जी होते, हफ्ते में जी। हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 3 बार टीके लगते थे, 6 महीने से 12 महीने तक। लेकिन 10-12 साल पहले तकरीबन रिवोल्यूशनाइजरी जो है हमें इनका हेपेटाइटिस सी का अच्छा इलाज गोलियों के ज़रिए आ गया है। तो आजकल बहुत अच्छा इलाज है, कम से कम 3 महीने हम इलाज करते तो हैं। इसका महंगा इलाज है, गोलियां महंगी हैं या नॉर्मल प्राइस की होती हैं? देखिए, जब ये गोलियां आई थी उस वक्त तो बहुत महंगी थी, लेकिन आजकल इतनी महंगी नहीं है और हर कोई शख्स इसको आसानी से अफोर्ड कर सकता है, ले और ये सकता है। पाकिस्तान में भी बन रही है? पाकिस्तान पहले तो ये था ना कि बाहर से ही मंगानी जी, पड़ती बाहर थी से इसके आती थी लिए। पहले, लेकिन अब तो हमारे पाकिस्तान अब में पाकिस्तान मौजूद में बन हैं। रही कुछ हैं। दवाइयाँ हैं जो कि नई दवाइयाँ हैं जो कि अभी मौजूद नहीं है, लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल दवाइयाँ हैं, ओरल दवाइयाँ, उनका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो हम वही प्रिस्क्राइब करते हैं और उनका अच्छा रिज़ल्ट वो आ रहा अच्छा है। है। अच्छा बताइएगा, इसमें परहेज़ क्या करना चाहिए खाने पीने के हवाले देखिए, से? हेपेटाइटिस सी में तो हम कोई परहेज़ नहीं करते। अक्सर अच्छा। लोग हमारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि हमने हमारे रिश्तेदारों ने या किसी ने घर वाले ने मोहल्ले ने हकीम साहब ने मना कर दिया कि चिकनाई नहीं खानी और कोई परहेज़ करना है। तो ऐसा कोई परहेज़ नहीं है हेपेटाइटिस सी में। हाँ, अलबत्ता जब ये हेपेटाइटिस सी प्रोग्रेस कर जाता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है, मिसाल के तौर पर जब पेट में पानी आ जाता है, तो फिर उन लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि नमक का इस्तेमाल ज़रा कम कर लें, क्योंकि जो नमक होता है वो फर्दर उसको जो पेट के पानी को बढ़ाता है। तो उसमें बढ़ा भी देता है, हम ओके बिल्कुल ओके। मना नहीं करते हैं, लेकिन बहुत कम मिकदार, लिमिटेड अमाउंट में नमक का इस्तेमाल हम एडवाइस करते हैं ऐसे अच्छा, ये लोगों बताइएगा कि जो मर्ज़ अगर किसी को हेपेटाइटिस सी हो जाता है तो उसका जिगर जो है वो आगे जाकर जो है ज़रा वीकन होता है या वो दोबारा अपनी नॉर्मल हालत में आ जाता है? कहीं उसको आगे जाके कोई कोलेस्ट्रॉल का या उसको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं पेश आता? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि जब हेपेटाइटिस सी का अगर बर वक्त तशख़ीस हो जाए और बर वक्त इलाज हो जाए, तो फिर तो उस जिगर पे कोई असरात नहीं नहीं पहुँचे, आएंगे। जिगर नॉर्मल ही रहता है, उस पे कोई मतलब ख़राबी नहीं आती। लेकिन अगर लंबे अरसे तक पड़ा हुआ है, कोई इलाज नहीं हुआ और देर से तशख़ीस हुआ और उस वक्त तक जिगर में ख़राबी आना शुरू हो गई, क्योंकि ये वायरस क्या करता है, जिगर के सूजन करता रहता है। तो सूजन बार बार होती रहती है और इंसान का जो जो अपना इम्यून सिस्टम है उसको हीलिंग करता रहता जिगर है। तो मेन है ना जी, तो हमारा वो वैसे तो। हीलिंग और इन्फ्लेमेशन के ज़रिए बार बार होने से क्या कहते हैं, वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ना शुरू हो जाता है अच्छा, आई जिगर। हैव वन मोर क्वेश्चन, फिर हमें कॉलर से बात भी करेंगे। इसका टेस्ट आपने बताया था अभी कि क्या होता है अगर वैसे ही जाकर अगर एंटीबॉडी कराना? टेस्ट है, एंटीबॉडी का। एंटी HCV एंटीबॉडी है और रैपिड टेस्ट भी होता है, सीरोलॉजिकल टेस्ट भी होता है। तो वो दोनों में से कोई करा वैसे ही सकता है। जाके इंसान एक दफ़ा करा जी, ले तो स्क्रीनिंग अच्छा के लिए होता हर है। इंसान को, स्पेशली पाकिस्तान में जो मौजूद है, उसको हेपेटाइटिस सी का टेस्ट करा लेना चाहिए। करा लेना चाहिए। ओके, हमारे साथ कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। महमूद, सवाल कीजिएगा। हाँ, सवाल मेरा कोई खास नहीं है बाजी, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, जी सवाल। क्या नाम लेते हैं, मेरे जिगर में कुछ तकलीफ है तो मैं उसके बारे में डॉक्टर से मालूम बिल्कुल, करना आप चाह रहा था। पूछेगा, डॉक्टर साहब बिल्कुल जवाब देंगे। जी, आप सवाल पूछें, जवाब देंगे। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी जो पसलियाँ हैं उनके उल्टे हाथ की साइड पे पसलियों के बिल्कुल नीचे फूल रहा है, जगह फूल रही है ना, सूजन जैसे आ जाती है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जिगर आपका बढ़ रहा उल्टे है, हाथ जिगर की में तरफ, बड़ा सीधे हुआ हाथ की तरफ? है। जिगर तो सीधे हाथ की तरफ है। उल्टे हाथ का बता रहे हैं। तो फिर ये क्या चीज है, ये डॉक्टर साहब से मालूम करना है। चलिए ठीक है, अभी आपको बताते हैं। ओके, अभी आपको बताते हैं। आप बिल्कुल देखते हैं टेलीविजन। एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ शाजिया मौजूद हैं। जी शाजिया, सवाल बताइएगा। नाजिया बाजी, जी, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं। मैं ठीक हूँ। हाँ, तो सवाल भी बता दें। आप बहुत अच्छी हैं, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। मैं भी आपको पसंद करने लग गई हूँ, लेकिन सवाल तो बताएं। मेरा ये सवाल है कि ना मुझे ना जिगर का मसला है। क्या मसला है? क्या होता है आपको? हेलो। मेरी तबीयत सही नहीं रहती। एक दो डॉक्टर से मैंने दवाई ली, डॉक्टर ने कहा जिगर का मसला है। हेपेटाइटिस सी हुई थी।
हेपेटाइटिस सी हुआ था, आपने टेस्ट करवाया था? जी। हाँ जी। उसमें हेपेटाइटिस सी आया है? हाँ जी। इलाज हो रहा है आपका? जी, हम गरीब लोग हैं तो हमने ना प्राइवेट इलाज करवाया नहीं था। अच्छा, ऐसे चलें, इस सरकारी पे हम दवाई। ज़रूर अभी बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपका नूरपुर से बात कर रही हैं। इंडस हॉस्पिटल में तो इलाज मेरे ख्याल जी, में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हेपेटाइटिस सी का फ्री इलाज जो होता है, और उसके लिए जो पेशेंट जो हमारे होते हैं वहाँ पे हमारे पास रजिस्टर होते हैं, तो उनका हम रेगुलर फॉलोअप भी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ्री मेडिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ठीक है, ये तो चलें सही है। शाजिया, आप ऐसा करें ना, आप कराची पे आपका कोई जानने वाले अगर नहीं भी हैं तो आप यहाँ पर आएँ। इंडस हॉस्पिटल है कुरंगी साइड पर, आप वहाँ पर आएंगी, आप रजिस्टर अपना करवाएं और आपका फ्री इलाज होगा। आपकी ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर यहाँ पर आकर अपना इलाज करवाएं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा इंशाल्लाह। इसके साथ ही अभी जाएंगे हम ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर मंसूर हुसैन साहब, और हम जो है बात करें स्पेशली जिगर के अमराज के वाले से। पहले हमने हेपेटाइटिस सी की बात की, अगर आपसे मिस हो गया हो तो आप बिल्कुल यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। और अब हम थोड़ी सी बात करेंगे जिगर के अमराज के हवाले से भी। अच्छा, महमूद साहब की कॉल आई थी, उन्होंने कहा था उनको पेन है कुछ लेफ़्ट साइड पर ना। अच्छा, एक्चुअली आम तौर पे जो जिगर का दर्द हो सकता है वो सीधे हाथ पे होता है या पेट के दरमियानी हिस्से में। उल्टे हाथ पे वहाँ पे जिगर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो इनके साथ, हो सकता है कोई पसलियों के नीचे कोई प्रॉब्लम हो, स्प्लीन तिल्ली का मसला हो, या फिर इवन गैसेस की या मैदे की तकलीफ़ हो सकती है। तो इनको मशवरा यही है कि कोई अपने करीबी फिजिशियन को जाके दिखाएं और फिर उसका जो अच्छा, भी है गैसेस के जो मसाइल होते हैं वो कैसे इसका पता चलता है कि जी अब पेट पे गैस होगी या बहुत देखिए, ज़्यादा? वो तो बेसिकली उसका ताल्लुक मैदे से होता है। मैदे से ताल्लुक होता है, उसको जनरल टर्म में हम डिस्पेप्सिया कहते हैं, और डिस्पेप्सिया के अम्ब्रेला के बहुत सारे अलामात आती हैं, सिम्टम्स जिसे कहते हैं। उसमें पेट में दर्द का होना, उल्टी मतली का होना, पेट का फूलना, गैसेस होना, घबराहट, और जो है डकारें आना, ये सारी डिस्पेप्सिया की अलामात होती हैं। तो उसका ताल्लुक मैदे से अच्छा, होता है, उसका गैसेस की जिगर से वजह कोई से क्या ताल्लुक नहीं। लिवर भी अफेक्ट कर सकता है? नहीं, उसकी वजह जिगर से उसका कोई उसका कोई ताल्लुक ताल्लुक नहीं नहीं होता। है। तो इसका गैसेस का क्या इलाज होता है बेसिकली? क्या खाने पीने में क्या एहतियात करें? देखिए, और आम तौर पे एहतियात ही इसका इलाज है। अच्छा, एहतियात ही दवाइयाँ इलाज होती है, हैं, हाँ। दवाई भी बेहतर कर सकती हैं, लेकिन मुख्तसर टाइम के लिए दवाई दे सकते हैं, लेकिन असल चीज़ जो होती है वो एहतियात होता है, क्या जिसे हम एहतियात एंटी करनी चाहिए? रिफ्लक्स मेजर्स जिसे कहते हैं। और एंटी रिफ्लक्स मेजर्स में क्या क्या आता है कि हम मशवरा देते हैं मरीज़ को कि भाई अपनी डाइट को ज़रा दुरुस्त करें, अपनी लाइफ स्टाइल को ज़रा दुरुस्त करें, लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करें। उसमें क्या क्या कर सकते हैं कि भाई चिकनाई वाली तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी, चॉकलेट्स, खट्टी चीज़ें, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। कभी भी पेट भर के खाना ना खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं ताकि मैदा उसको आसानी से हज़म कर सके। ठीक है, इवन 3 से 4 दफ़ा भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। रात का खाना जल्दी खाएं, सोने से 4 घंटे पहले, उसके बाद कोई चीज़ खाएं पिए ना, खाते ही फौरी तौर पे लेटें सोएं। अक्सर होता है कि पीने से भी मना करते हैं, पानी तो पी सकते हैं नहीं? जी, जिन लोगों को रिफ्लक्स का मसला होता है ना, वो खाना रात में अगर पानी बहुत ज़्यादा पी के और सो जाएं, लेट जाएं, तो क्या होता है, रिफ्लक्स वो वापस आता है, जलन तेजाबियत होती है, एसिडिटी होती है, वो चीज़ें करते हैं। तो उनका हम मशवरा यही करते हैं, जी, मैदे को कम से कम जो भी आपने खाना पीना है वो 3 से 4 घंटे सोने से पहले वो कर लें, उसके बाद कुछ ना खाएं। और रोज़ाना कम से कम आधा घंटा ब्रिस्क वॉक ज़रूर करें, तेज़ वॉक जो होती है। हमारे साथ एक कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी हम बात करते हैं कॉलर से भी। जी, अस्सलाम वालेकुम एहसन जी, वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि आजकल डाइजेस्टिव सिस्टम और जिगर मैदा के हवाले से बड़े प्रॉब्लम है। आपने डॉक्टर साहब ने बहुत काम की बातें बता दी। मेरा मुख्तसर सवाल ये कि डॉक्टर साहब, ये खाना पीना तो हम चल रहा है, दावतें रुकता नहीं है। आप एक तो फैटी लीवर के हवाले से क्या एहतियात की, दूसरे जिगर मैदे और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से कोई ऐसा विटामिन का नाम और ऐसा सप्लीमेंट बता दें जो खासतौर पर एडल्ट लोग मुस्तकिल लेते रहें, जिनसे न सिर्फ उनका जिगर मैदा बल्कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरऑल अच्छा रहे। कोई विटामिन खास तौर पर वो विटामिन जो जिगर मैदे और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है, उसका कोई सिरप सप्लीमेंट, उसका कोई केमिकल फार्मूला बता दें, नाम बता दें,
ताकि वो डेली लेने से उनका ये जिगर, मैदा और डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल रहे, क्योंकि ग़िज़ाएं तो लोग खा रहे हैं, दावत मेहमानी चलते रहते हैं, शादी भी। प्लीज़, थैंक यू। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। अच्छा देखिए, पहली बात तो कोई ऐसी कोई विटामिन्स नहीं है जो दी जाए और उसमें मैदा जिगर ठीक हो जाए। और जिगर के लिए तो देखें जो बीमारी है उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। उन्होंने एक अच्छा सवाल किया फैटी लिवर के हवाले से। देखिए जो फैटी लिवर का मतलब होता है कि जिगर पे चर्बी चिकनाई का आ जाना, और जिगर की चर्बी चिकनाई आजकल ना सिर्फ पाकिस्तान में लेकिन दुनिया भर में एक बहुत अहम मसला हुआ है, जिसकी वजह से जिगर ख़राबी की तरफ जाता है। जैसे हेपेटाइटिस बी और सी जिगर को ख़राब करते हैं, इसी तरह से फैटी लिवर भी जिगर को ख़राब करता है। वो फैटी लिवर क्यों होता है? वो उन लोगों में होता है या जिन लोगों को डायबिटीज़ हो, जिनका वज़न ज़्यादा हो, या फिर जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ हो, और या फिर जिनको ये इनहेरिटेड भी होता है किसी का या नहीं। आमतौर इनहेरिटेड ओबेसिटी होती है, जो मोटापा हो जिसे कहते हैं। जिन लोगों को इनहेरिटेंस में मोटापा मिला है तो उनमें जाके फैटी लिवर हो सकता है उसके ऊपर। तो उसमें परहेज़ ही उसका इलाज है। ज़्यादातर परहेज़ में यही है कि हम चिकनाई वाली चीज़ें और मीठे का इस्तेमाल ना करें। कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इशू होता है बेसिकली। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करनी चाहिए। प्रोटीन तो ले सकते हैं, चिकन वगैरह तो खा सकते हैं ना, वाइट मीट खा सकते हैं, देखिए फिश खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, बकरे का गोश्त, बकरे का गोश्त भी खा सकते हैं। जो रेड मीट होता है बेसिकली उसमें कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इस वजह से हम ऐसे लोगों को मना करते हैं कि बिल्कुल बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन उसका इस्तेमाल कम ज़रूर कर सकते हैं इसमें कि वो जो है ज़रा सा जी। अदरवाइज़ जो इसका वो है वो यही है कि कार्ब्स को, कार्बोहाइड्रेट जो है उनका परहेज़ हो, फैट्स का परहेज़ हो, और रेगुलर एक्सरसाइज हो, और अपना वज़न कम करें। जितना वज़न, इसका इलाज वज़न कम करने में, अगर वज़न कम होगा, कोलेस्ट्रॉल बेहतर होगा, तो फैटी लिवर में इम्प्रूवमेंट आती है। अच्छा, फैटी लिवर भी जिस तरह साबित चिकनाई खा रहे हैं, पाए खा रहे हैं, कोरबे खा रहे हैं, और स्पेशली बाहर की ग़िज़ा हम ये देख रहे होते हैं जंक फूड कि मैं बल्कि मैं कहती हूँ चलो आप छोटे रेस्टोरेंट जा रहे हो और वहाँ पर जो है कम पैसों का, लेकिन मैंने एक दिन कहा कि दाल दें आप मुझे, तो वो ना दाल पे ना पता नहीं उसने तड़का डाल रहे हैं, इतना तेल। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, मारना है मुझे क्या? तो कहते हैं बाजी यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा ख़र्चा जो आता है ना इस तेल पर आता है, कि लोग इस तेल के बगैर नहीं खाते, और वो इतने ख़राब फैट से बना होता है, लोगों को अंदाज़ा नहीं है। तो कहते हैं आप तरीन मत डलवाएं, तरी के बगैर आप देखिए जो जिस मकसद के लिए खाना खाया गया था वो तो मकसद फौत हो गया, उसने ऊपर से इतना सारा तेल डाल दिया, और ये तेल ही लोगों को ज़्यादा ख़राब करता है। ये तेल में भी वो होता है डिफरेंस होता है ना, कि ये कौन सा वाला तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा, या हर तेल ही ख़राब? देखिए तकरीबन सब तेल हम मना नहीं करते, सारे तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी ज़रा इतनी कर लेना, थोड़ा कर लेना। बिल्कुल ऐसा ना हो कि फ्राइड आइटम्स खा रहे हैं, तली हुई चीज़ें मुसलसल खा रहे हैं, अच्छी तरिया डाल रहे हैं उसमें, तो वो तो जाहिर सी बात है फिर वो जाके डिपॉजिट ही होगा ब्लड में, और ब्लड में जब डिपॉजिट होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, और वही कोलेस्ट्रॉल फैट्स और वो फिर जमा होते हैं। आपका लाइफस्टाइल भी ऐसा नहीं है, और वो जिगर जब फैटी लिवर हो जाए तो वो वही काम करता है जो हेपेटाइटिस बी और सी करते हैं, आगे जाके वही उसका जो एंड रिजल्ट है वही होता है, कि डैमेज होगा लिवर। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। इसके साथ ही नाजरीन हम जाएंगे ब्रेक के जाने, वो ब्रेक के बाद में मिलेंगे। स्टे विद अस।